नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जो इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद अब मनीष सिसोदिया का जो अहम वित्त विभाग वो अब कैलाश गहलोत संभालेंगे। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी, गृह और जल जैसे अहम विभाग भी कैलाश गहलोत देखेंगे। फिलहाल कैलाश गहलोत परिवहन विभाग संभाल रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार आनंद दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी राजकुमार आनंद के पास होगा। आपको बताते हैं कि किसे क्या कुछ दिया गया है। कैलाश गहलोत को वित्त, प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी, पावर, गृह, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग दिया गया है, जबकि राजकुमार आनंद को शिक्षा, लैंड एंड बिल्डिंग, विजिलेंस, सर्विसेज, पर्यटन, आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग दिया गया है। इन दोनों मंत्रियों के बीच में मनीष सिसोदिया जिन 18 विभागों को संभाल रहे थे उसका बंटवारा किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया बड़ी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मामला भ्रष्टाचार का है, इस चरण में हम कोई दखल नहीं दे सकते। घटना दिल्ली में हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएं। आप चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके तत्काल बाद मनीष सिसोदिया ने सरकार से इस्तीफे का ऐलान किया। दिल्ली की आप सरकार के उप मुख्यमंत्री होने के अलावा उनके पास 18 विभाग थे। सिसोदिया के साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफे का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। और ये भी मालूम हुआ कि वहीं बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि दरअसल ये इस्तीफे पहले ही होने चाहिए थे। सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देने के लिए कब से कहा जा रहा था? 8 या 9 महीने से। दिल्ली की जनता के ऊपर बिना उनके विभाग के मंत्री के वो जेल के अंदर थे और जेल में क्या क्या करते थे सबके सामने था। और मनीष सिसोदिया के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता होती, जिस दिन उनके ऊपर यह गंभीर आरोप लगा उनको उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था और कहते कि जब तक मैं पाक साफ होकर नहीं निकलूंगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन आज भी बहस में क्या कर रहे थे कि हम 18 विभाग संभालते हैं। तो अगर हम जेल चले जाएंगे तो 18 विभाग कौन संभालेगा? तो भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, 18 विभाग चलाने की चाहत अधिक। आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन की कोख से निकली पार्टी के लिए ये जितनी कानूनी चुनौती है, उससे ज्यादा राजनीतिक चुनौती है। शायद इसी को महसूस करते हुए आम आदमी पार्टी ने इन इस्तीफों का निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से इनकार के बाद मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब वो कानूनी प्रक्रिया के एक लंबे जाल में उलझ गए हैं। यानी सीआरपीसी और आईपीसी के जाल से निकलने में अब उन्हें लंबा वक्त लग सकता है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और एजे जोसेफ के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और मूथा गौतम को जमानत मिली है। इनमें से केवल समीर महेंद्रू को ईडी ने अरेस्ट किया था। दक्षिण दिल्ली से डीएनडी को जोड़ने वाले आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का जो डेडलाइन है वो एक बार फिर से मिस हो चुका है। जाम से निजात दिलाने के लिए जनवरी में इसके काम को शुरू किया गया था और ये लगभग तैयार भी हो चुका है। पहले 15 फरवरी और फिर 28 फरवरी को इसे खोलने की बात कही गई। अब यह कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह से उद्घाटन टल गया।
आश्रम का ये जाम आम है। इस आफत से राहत देने के लिए इस साल जनवरी में शुरू हुआ आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम। 1.4 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर आश्रम फ्लाईओवर को जोड़ते हुए सिग्नल फ्री डीएनडी का रास्ता देता है, पर नीचे की सड़क पर रास्ता फ्री नहीं, लिहाजा लोग परेशान हैं। बहुत डिले हो रहा है ये जो फ्लाईओवर का कार्य है, और आप भी देख रहे हो कितनी भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है, और पब्लिक को बहुत ऐसा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल मैं 2 घंटे फंसा रहा हूँ। सर हमारी तो एक्सपेक्टेशन 28 फरवरी की थी, लेकिन अभी पता नहीं कितना समय और लगेगा, तो बस दिक्कत ही हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डेली। हालत खराब है, एक्सटेंशन हो रहा है, आधा घंटा खराब रहता है, इससे हॉरिबल सिचुएशन। यहाँ भी 20 मिनट से खड़े हैं और खड़े हैं, बहुत परेशानी हो रही है। हमें 1-1 घंटे 2-2 घंटे डेली आना जाना हो रहा है, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। बहुत ये जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। इस एक्सटेंडेड फ्लाईओवर के उद्घाटन का रास्ता फिलहाल साफ नहीं, क्योंकि करीब 200 मीटर के इस रास्ते पर पिचिंग का काम अब भी बाकी है। साथ ही ज्वाइंट को भी दुरुस्त किया जा रहा है और डेंटिंग पेंटिंग का काम भी जोरों पर है। इसकी रखवाली करने वाले हों या फिर पेंटिंग का काम देख रहे मजदूर, इन्हें 6 मार्च तक काम पूरा करने का फरमान है। कब उद्घाटन है, आप लोग क्या जानकारी मिली? 6 तारीख की मिली है सर, 6 तारीख 6 मार्च। 6 मार्च। अभी पेंटिंग का सिर्फ काम बाकी हुआ है, 5 दिन के बाद काम फाइनल होगा। 6 तारीख को उद्घाटन है इस साइड का। 128 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा यह फ्लाईओवर दक्षिणी दिल्ली के अलावा सेंट्रल दिल्ली के उन मुसाफिरों की राह भी आसान करने वाला है जो डीएनडी से जाना चाहते हैं। 6 लेन वाले इस फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम पहले 15 फरवरी तक पूरा होना था, फिर तारीख 28 फरवरी हुई। अब अगली तारीख का पता नहीं। आश्रम के इस जाम को देखकर 2 पंक्तियां याद आती है, हालाते जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। तो इस सूरत को इस फ्लाईओवर के जरिए बदलने की एक कोशिश है, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से नाराज हैं। सोमवार के दिन इन्होंने नासिक स्थित लासलगांव मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसे बंद कर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल मुंबई में स्थित बजट सेशन जो है वो चल रहा है, और यहाँ पर विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया। मंगलवार के दिन विधानसभा और विधान परिषद में भी यही मुद्दा छाया रहा। इस रिपोर्ट को देखिए। मंगलवार सुबह महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने प्याज की माला पहनकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्याज उगाने वाले किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलने का मुद्दा विधानसभा और विधान परिषद में उठाया। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों को राहत दे। नासिक के कलवड़ में रहने वाले किसान मोहन जाधव जैसे कई किसान प्याज के उचित दाम नहीं मिलने से परेशान हैं। प्रति क्विंटल प्याज पर इनकी लागत ही करीब 750 रुपए की है, लेकिन फिलहाल मंडियों में प्रति क्विंटल प्याज के दाम 200 से 500 रुपए हैं। इससे किसान काफी परेशान हैं, उन्हें लागत तक नहीं मिल पा रही है। आज 1 एकड़ को 80 से 90 हज़ार तक खर्चा हो रहा है, तो ये इतना खर्चा करके हम क्या करेंगे? कल किसान अभी आत्महत्या ही कर सकता है, उसके बाद में दूसरा कुछ नहीं है। प्याज के गिरते दामों के विरोध में सोमवार के दिन किसानों ने नासिक के लासलगांव मंडी को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल प्याज 3 से 5 रुपए किलो बिक रहे हैं, जबकि किसानों की मांग है कि प्रति किलो प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए मिलनी चाहिए। उधर विधानसभा में विपक्ष की ओर से हुए हंगामे के बाद सरकार ने दावा किया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बरोबर सरकार पूर्णपणे त्यांच्या पाठी। प्याज उत्पादक किसानों के साथ सरकार पूरी तरह खड़ी हुई है। नेफेड ने खरीदारी शुरू की है। निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब तक 238 लाख मेट्रिक टन प्याज खरीदी गई है। जो भी मदद की जरूरत होगी वो की जाएगी। त्याला जी मदत लागते ती मदत सरकार जाहीर करेल। विधानसभा में सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच हकीकत यही है कि किसान परेशान हैं। दरअसल बढ़ती गर्मी के कारण भी जो प्याज की उपज है उसके खराब होने की संभावना बढ़ गई है, और इसलिए भी किसान अपनी फसल को जल्द से जल्द बेचना चाहते हैं। सरकार की ओर से जहां दावा किया जा रहा है कि किसानों को
ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाएगी, तो वहीं सवाल यह है कि जो किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या उन तक यह मदद वाकई में पहुंच पाएगी? नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश पुलिस हत्यारों को ढूंढ रही है, शूटरों को ढूंढ रही है, तो वहीं एक आरोपी की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या को लेकर यूपी में राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। बीते हफ्ते गोली मारकर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह थे। सोमवार को यूपी एसटीएफ ने पूरे हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में सदाकत खान को गिरफ्तार किया है। अब सदाकत खान की 2 अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पहली तस्वीर में सदाकत सपा प्रमुख अखिलेश यादव से हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। हर अपराध के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है। ये केवल राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि इसके तमाम साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। उधर बीजेपी की बोलती बंद करते हुए सपा भी सदाकत की तस्वीर बीजेपी के नेता के साथ खोज लाई है। ये दूसरी तस्वीर है जिसमें सदाकत खान बीजेपी के पूर्व विधायक और नेता उदय भान कवारिया के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। यूपी एसटीएफ ने इस पूरे हत्याकांड में शामिल अरबाज का इनकाउंटर किया है। बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था पर अपनी पीठ थपथपाने वाली योगी सरकार को झटका लगा है, जिसके बाद से सोशल मीडिया में बीजेपी के नेता और जमीन पर यूपी पुलिस काफी आक्रामक है। इलाहाबाद में सहयोगी नितिन कुमार के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एनआईए की सूचना पर इंदौर में हिरासत में लिए गए सरफराज मेमन सही में आतंकी हैं या फिर किसी साजिश का शिकार? इंदौर पुलिस से लेकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस की ओर से सरफराज की पूछताछ जारी है। इंदौर से हिरासत में लिया गया सरफराज मेमन जांच एजेंसियों के लिए पहेली बना हुआ है। इंदौर पुलिस से लेकर महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस इसका सच पता करने में जुटी है। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस। पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल एनआईए को ईमेल से जानकारी मिली थी कि सरफराज चीन से आतंकी ट्रेनिंग लेकर आया है और मुंबई में आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। एनआईए ने मुंबई पुलिस और एटीएस को अलर्ट किया। पता चला सरफराज इंदौर का रहने वाला है, इसलिए इंदौर पुलिस को भी सूचित किया गया, जिसने चंदन नगर में फातिमा अपार्टमेंट से उसे हिरासत में ले लिया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि सरफराज मेमन तकरीबन 15 बार चीन और हांगकांग जा चुका है। चीन और हांगकांग में 2005 से 2018 तक रेस्टोरेंट में काम कर चुका है। सरफराज को चीनी भाषा भी आती है। सरफराज का परिवार पहले मुंबई में रहता था। साल 2005 में ये लोग इंदौर जाकर बस गए। सरफराज पहले मेडिकल और कपड़े का काम भी कर चुका है। सरफराज की 4 पत्नियां हैं, जिनमें से एक चीनी महिला है जिसके साथ उसका तलाक का केस चल रहा है। इसका जो कहना है वो ये है कि इसने एक चाइनीज महिला से शादी करी थी, उससे वाद विवाद की वजह से, उसके वकील से वाद विवाद की वजह से इसके खिलाफ गलत जानकारी दी गई है। तो हम उस बिंदु पर भी काम कर रहे हैं और जब भी अंतिम परिणति पर तभी पहुंच पाएंगे जब सभी बिंदुओं को हम चेक कर लें। सरफराज के बारे में जितनी सटीक सूचना और दस्तावेज ईमेल से मिले हैं उतने अमूमन किसी आतंकी के बारे में इतने आसानी से नहीं मिलते। और जिस तरह से भागने की बजाय सरफराज सामने आकर जांच में सहयोग कर रहा है, उससे तो वो यही लग रहा है कि वो खुद साजिश का शिकार हुआ है। लेकिन जब तक एजेंसियां उसे क्लीन चिट नहीं देती तब तक वो संदिग्ध बना रहेगा। इंदौर से समीर खान और मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत में 122 सालों में
सबसे गर्म रही है फरवरी। इस साल 2023 में भारत में गर्मी से बुरा हाल हो सकता है। साल 1901 के बाद पहली बार इस साल फरवरी का औसत तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 122 सालों में इस साल फरवरी सबसे ज्यादा गर्म रही है। मौसम विभाग ने आगे भी भयंकर गर्मी होने के आसार जताए हैं। सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मैदान में खिलौनों की बारिश। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक फुटबॉल मैच के दौरान जो दर्शक हैं उन्होंने मैदान में बड़ी संख्या में खिलौने फेंके। ये जो खिलौने हैं ये 6 फरवरी को तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया है उससे प्रभावित बच्चों के लिए फेंके गए और इसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल फुटबॉल क्लब जिसका नाम बेक्तिकास है उसके फैंस ने फेंके हैं। कुछ देर के लिए ये नजारा देख ऐसा लगा जैसे स्टेडियम में खिलौनों की बारिश हो रही हो। यह संदेश था कि इन मुश्किल हालातों में सभी एकजुट होकर प्रभावित बच्चों के साथ हैं। तुर्की सुपर लीग में बेस्तिकास और फ्रापोर्ट टीएवी एंटाल्यास्पोर के बीच हुए मैच को 4 मिनट और 17 सेकंड के बाद ही रोक दिया गया ताकि प्रशंसकों को मैदान में गिफ्ट फेंकने की अनुमति मिल सके। मैच भले ही बेनतीजा रहा हो, लेकिन इस कोशिश ने लाखों दिल जीत लिया। रविवार के दिन पहली बार केरल में एक असली हाथी के बजाय एक रोबोटिक हाथी मंदिर में देवता को समर्पित किया गया। जीवित हाथियों या किसी अन्य जानवर को न रखने या किराए पर न लेने की अपनी प्रतिज्ञा के बाद त्रिशूर जिले के इरिंजड़ापिल्ली श्री कृष्ण मंदिर ने इस रोबोटिक हाथी को अपनाया है। मंदिर के अनुष्ठानों के लिए एक मैकेनिकल हाथी का उपयोग करने वाला ये देश का पहला मंदिर बन गया है। तो वहीं सिटी सेंटर शो में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।